हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 40 को करेंगे। उससे पहले जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेज वर्ल्ड पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि एक पिकोमीटर जो है डैश के बराबर होता है। देखिए एक पिकोमीटर बराबर जो होता है वो होता है 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है एक पिकोमीटर। ठीक, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला प्रश्न है कि जब बल विस्थापन डैश होता है तब बल द्वारा किए गए कार्य ऋणात्मक होगा। देखिए बल और विस्थापन के बीच कोण कितना होगा, जो है बल और जो है कार्य जो है ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक ना। देखिए कार्य बराबर फार्मूला होता है डब्लू बराबर होता है आपको एफ एस कॉस थीटा। ठीक, एफ एस कॉस थीटा। ठीक, जब जो है देखिए थीटा का मान जो होता है, देखिए एफ है जो ये है बल और एस जो है विस्थापन, और थीटा जो है बल और विस्थापन के बीच का कोण है। ठीक ना। जब थीटा का मान जो है आपको जब थीटा का मान होगा 0 डिग्री, यानी कि कॉस जीरो का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो इसमें कार्य क्या हुआ पॉजिटिव होता है। जब थीटा का वैल्यू होता है आपको 90 डिग्री, यानी कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपको 0, तो कार्य कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और जब थीटा का वैल्यू 180 डिग्री होता है तो कॉस 180 डिग्री होता है -1, यानी कि कार्य कितना हो गया निगेटिव हो गया। यहाँ पर कार्य, यहाँ हमसे यही पूछा है कि कार्य निगेटिव कब होगा। क्या कार्य कि कार्य ऋणात्मक कब माना जाता है, जब थीटा का मान 180 डिग्री होगा। थीटा का मान कब 180 डिग्री होगा, जब एक दूसरे के विपरीत होगा। जब बल और विस्थापन जो है एक दूसरे के विपरीत होगा तभी ना थीटा का मान 180 डिग्री होगा। तो इसका सही तो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल के विपरीत दिशा में होती है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र रूप से लटकती किसी वस्तु का गुरुत्व केंद्र कहाँ स्थित होता है। ठीक है, देखिए कोई स्वतंत्र रूप से लटक रही है वस्तु। ठीक, इसका गुरुत्व केंद्र जो होता है ये होता है आपको वस्तु के केंद्र से थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक ना, वस्तु के केंद्र से बिंदु से थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक ना, ये क्या है गुरुत्व केंद्र। ठीक ना, अगर अगर हमसे पूछता कि द्रव्यमान केंद्र क्या होगा तो ये होता, ये मुख्य पॉइंट हो जाता है, यानी कि वस्तु का केंद्र जो होता है वही द्रव्यमान पॉइंट होता है। ठीक ना, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्या पूछा हमसे गुरुत्व केंद्र, तो गुरुत्व केंद्र क्या हो जाएगा तो लटकाव बिंदु के ठीक नीचे होगा। ठीक ना, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो अगला प्रश्न है कि एक द्रव के बूंद संयोजित होती है क्योंकि इसके कणों का आकर्षण इसका संभव क्षेत्रफल न्यूनतम करता है। इस परिघटना को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है पृष्ठ तनाव। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये अगला प्रश्न है कि आवृत्ति डैश में प्रकट की जाती है और दर्शाता है कि घटना प्रति सेकंड दोहराई गई है। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से आवृत्ति का मात्रक पूछा है। ठीक नहीं, तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उसके तरंगदैर्घ्य को व्यक्त किया जाता है। देखिए अनुदैर्घ्य तरंग कैसे गमन करता है, ऐसे गमन करता है। देखिए इसमें क्या होता है कि दो लगातार श्रृंग, देखिए ये हो गया श्रृंग और ये नीचे वाला हो जाता है गर्त। ठीक ना, दो लगातार श्रृंगों के बीच की दूरी को जो है तरंगदैर्घ्य कहता है, इसे लेमडा सूचित किया जाता है। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, इसे लेमडा सूचित किया जाता है। ठीक, अब देखिए क्या कहा है कि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है, ये ही दो क्रमिक शीर्ष है यानी श्रृंग है, उसके बीच की दूरी L है, तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगा, तरंगदैर्घ्य भी L ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश हार्मोन्स के विसरण के कारण पौधे जड़ से दूसरी तरफ मुड़ जाते हैं। ठीक ना, पौधे जो है जड़ से दूसरी तरफ मुड़ जाता है ये ऑक्सीजन हार्मोन के कारण। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक ना, अब देखिए क्या होता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन क्या करता है कि साइटोकाइनिन हार्मोन जो है ये सेल डिवीजन में कार्य करता है। ठीक ना, यानी सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन में कार्य करता है। अब भाई एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि को रोकता है। ठीक ना, कोशिका के वृद्धि को रोकता है एब्सिसिक एसिड। और जिब्रेलिन क्या करता है कि ये लंबवत वृद्धि करता है, जिब्रेलिन लंबवत वृद्धि करता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे प्रजनन की किस विधि द्वारा उत्पन्न होती है जिसमें कि आनुवंशिकी रूप से जनक के सभी गुण जो है पौधे में मौजूद होते हैं, पौधों में जो है जनक के सभी गुण मौजूद होगा। ये किस विधि से होता है, तो ये होता है आपको वर्धी जनन से। ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक ना, वर्धी जनन क्या होता है कि बिना बीज का प्रजनन होता है। ठीक ना,
बिना बीज का जो है ना पौधे का प्रजनन होता है, उसे हम वर्धी प्रजनन कहते हैं, ठीक है ना, वर्धी जनन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आनुवंशिक रूप से जनक के सभी गुण जो है पौधे में मौजूद होते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि गैस के मात्रा व्युत्क्रमणुपाती होती है। देखिए ग्राहम नियम आप जानते होंगे, ग्राहम लॉ। ग्राहम लॉ क्या कहता है, ग्राहम लॉ कि आर जो होता है ना, आर व्युत्क्रमानुपाती होता है घनत्व के स्क्वायर रूट का। तो इस यहाँ पर जो आर है आपको प्रवाह की दर या इसे हम कह सकते हैं विसरण की दर, ठीक। और जो है डी है ये घनत्व है, ठीक ना। यहाँ क्या पूछा है, गैस की मात्रा व्युत्क्रमण, गैस की मात्रा यानी आर हो गया, ये किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती यानी घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि यहाँ घनत्व हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। चलिए ये अगला प्रश्न है कि घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम व्यवस्थित आम धातुओं को इस प्रकार से ना, देखिए घटती हुई प्रतिक्रिया के क्रम में जब हम धातुओं को व्यवस्थित करते हैं तो वो होता है आपको गतिविधि श्रृंखला, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयरन क्लोराइड, देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु आयरन क्लोराइड में से लोहे को विस्थापित नहीं कर सकता है, ठीक है। आयरन क्लोराइड जो होता है उससे लोहे को विस्थापित नहीं करेगा, यानी कि वो किसी से लगभग कि वो लोहे से वो अभिक्रिया नहीं करेगा, तो वही ना है जो होगा कि विस्थापित नहीं करेगा। तो इस सब में से देखिए कौन कम अभिक्रियाशील है, तो इस सब में से चांदी सबसे कम अभिक्रियाशील है। इसका उत्तर जगह ऑप्शन नंबर बी चांदी। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है अम्लीय लवण है, ठीक है ना। इस सब में से जो है कौन सा लवण अवलवणीय कौन सा है, तो कौन सा लवण जो है अम्लीय है, ठीक ना। तो अम्लीय लवण यानी एसिटिक साल्ट कौन सा है इस समय से मैग्नीशियम सल्फेट है, जो कि लवणीय अम्लीय है, ठीक ना। तो मैग्नीशियम सल्फेट का फार्मूला होता है MgSO4, ठीक। और सोडियम एसीटेट जो होता है इसका फार्मूला होता है आपको CS3COONA, ठीक। और सोडियम जो है कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। और अमोनियम सल्फेट है जो इसका फार्मूला आता है आपको NH4H2PO4, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध से दही बनाने का काम कौन करता है। देखिए दूध से दही जो बनाता है ये आपको जीवाणु करते हैं, यानी बैक्टीरिया करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये बैक्टीरिया का नाम है आपको लैक्टोबैसिलस, ठीक ना। और ये जो है आपको किण्वन विधि द्वारा जो है ना दूध से दही बनता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पौधे को जो है लाल रोग यानी रेड रोग विगलन किससे प्रभावित करता है। देखिए पौधे में जो है लाल रोग होता है ये होता है गन्ना में, ठीक ना। ये किस में होता है, गन्ना में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पेट्रोल की गाड़ी के जो है एग्जॉस्ट में न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निमुक्त होगा कब। देखिए गाड़ी जब देखिए कम स्पीड में चलेगा, यानी कि गियर जो होता है गाड़ी में अगर 1 नंबर में होगा गाड़ी यानी कम स्पीड में चलेगा तो उसमें धुआं ज़्यादा निकलेगा। 2 नंबर में रहेगा तो जितना नंबर बढ़ते जाता है गियर, तो जितना स्पीड बढ़ते जाता है उसमें धुआं कम निकलता है, ठीक ना। यानी हाइड्रोकार्बन जो होता है ये धुआं को ही हाइड्रोकार्बन कहा जाता है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तेज जब चलेगा गाड़ी तो उसमें न्यूनतम हाइड्रोकार्बन निमुक्त होगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है, यानी गलत इस समय से कौन सा है। देखिए ऑप्शन ए है कि बिलायची मतलब एक नंबर कथन है कि ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, ये भी सही है। अब देखिए बी है, दो है कि सूखा NH3 गैस जो है ये लाल पद को नीले में बदल देता है, ये भी सही है। वर्षा जल का pH मान लगभग 7 के करीब होता है, हाँ चलिए ये सही है। और 4 है कि अम्ल वर्षा का pH मान 5.6 करीब होता है, ये भी सही है। यानी कि उपरोक्त में से समस्त कथन जो है सत्य, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि ध्वनि तरंगे डैश तरंगे होती है। देखिए जी ध्वनि तरंगे किस प्रकार का तरंग है, तो ध्वनि तरंग है आपको है तो अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक। अनुदैर्घ्य तरंग हो गया, अनुदैर्घ्य तरंग जितना भी है सारा जो है यांत्रिक तरंग है, ठीक है। जितना भी अनुदैर्घ्य तरंग है सभी यांत्रिक तरंग है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि जल की बूंदों से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है। देखिए जल की जो बूंद होता है उससे इंद्रधनुष कैसे बनता है। देखिए जब वर्षा का मौसम होता है तो वायुमंडल में जल रहता है, जल की बूंद रहता है, तो जैसे सूर्य की प्रकाश जब आता है तो यहाँ पड़ता है तो ये विक्षेपित होकर जो है ना 7 रंग में विभाजित हो जाता है, ठीक ना।
देखिए इसमें हुआ क्या क्या है कि सबसे पहले देखिए एक माध्यम से ये दूसरे माध्यम में गया तो यहाँ अपवर्तन भी हो गया, और पुनः उसी माध्यम में लौट गया तो ये परावर्तन भी हो गया। यानी कि परावर्तन अपवर्तन दोनों इसमें घटना हुआ है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दो है। प्रकाश का प्रतिबिंबन और अपवर्तन, प्रतिबिंबन को ही परावर्तन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि मैनलिफ के आवर्त सारणी में तालिका डैश निकिल से पहले दिखाई देती है। निकिल से जो है कोबाल्ट पहले दिखाई देती है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि भोपाल त्रासदी किस गैस के रिसाव के परिणाम था। देखिए भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था यह हुआ था आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड के शराब से, ठीक ना। भोपाल जो है त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस त्रासदी, ये जो हुआ था आपको 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, ठीक, 1984 में हुआ था। और ये कौन सा कंपनी था, तो ये था यूनियन कार्बाइड, यूनियन कार्बाइड कंपनी में हुआ था, ठीक। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।